Hello students, how are you all? Hope you are fit, fine and doing great. Myself Divyani Shukla, your SST teacher, and today I am going to start chapter number 5, Congo, Heart of Africa. तो कॉन्गो हार्ट ऑफ अफ्रीका, कॉन्गो को इस चैप्टर में हम हार्ट ऑफ अफ्रीका क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? कॉन्गो एक लार्ज सिटी है जो कि अफ्रीका में ही लोकेटेड है। इसको हम हार्ट ऑफ कॉन्गो क्यों कह रहे हैं? कॉन्गो इज अ सिटी, Congo is a large city located in Africa. It is called heart of Congo because of its vast natural resources and diverse wildlife found in this. इसकी वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि इसमें बहुत से तरीके की नेचुरल रिसोर्सेज पाई जाती हैं, जहां पे अलग अलग तरीके की हमें रिसोर्सेज मिलती हैं जो कि पूरी कंट्री यहां से यूज करती है। और इसमें बहुत ही डाइवर्स इसकी वाइल्ड लाइफ है, यानी कि अलग अलग वेराइटी ऑफ एनिमल्स यहाँ पे रहते हैं, जैसे कि चिंपैंजीज और भी मैनी एनिमल्स यहाँ पे रहते हैं, मैनी स्पीशीज। तो इसकी डाइवर्स वाइल्ड लाइफ और वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से इसे हार्ट ऑफ कॉन्गो कहते हैं। So now let's begin with the chapter. First step, look at the pictures carefully, then answer the question. So these are the 4 pictures given. You have to answer the questions according to the pictures. First question is, what do you see in the pictures? क्या आप देख सकते हैं इन पिक्चर्स में? इन पिक्चर्स में हमें क्या देखने को मिल रही है? ये सारी पिक्चर्स एक विलेज सीन है। कैसी विलेज सीन है? रूरल विलेज सीन है। और यहाँ पे इन लोगों के ड्रेसिंग से, इन लोगों की हेयर स्टाइल से आपको पता चल रहा होगा ये लोग कहाँ के हैं? अफ्रीका के हैं। सो द आंसर विल बी, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर? विलेज सीन्स of Africa. Village scenes of Africa, or we can say rural village scenes of Africa. Now we will begin with the reading of the chapter. The Democratic Republic of the Congo, DRC, often called Congo, is a large country in Central Africa known for its vast natural resources and diverse wildlife. DRC is home to many ethnic groups with unique cultures and traditions. This country has a rich history and beautiful landscape. तो जो हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, जिसको हम डीआरसी या सिर्फ उसको हम कॉन्गो भी कहते हैं, ये एक हमारी लार्ज सिटी है जो कि अफ्रीका में ही लोकेटेड है। नोन फॉर इट्स, जिसको जाना जाता है उसकी वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज और वाइल्ड लाइफ के लिए। हमारी कॉन्गो की एक बहुत ही रिच हिस्ट्री रही है और ये जानी जाती है अपने ब्यूटीफुल लैंडस्केप के लिए। आवर फर्स्ट टॉपिक इज ज्योग्राफी ऑफ द डीआरसी। अब हम पढ़ेंगे अपनी डीआरसी, कॉन्गो की ज्योग्राफी के बारे में। द डीआरसी इज बॉर्डर्ड बाय 9 कंट्रीज एंड इज अबाउट द साइज ऑफ वेस्टर्न यूरोप। डीआरसी जो है वो हमारी 9 कंट्रीज से बॉर्डर्ड है और ये कितनी बड़ी है? वेस्टर्न यूरोप जितनी बड़ी है। इट्स फीचर्स डेंस रेन फॉरेस्ट, वास्ट रिवर्स लाइक द कॉन्गो रिवर एंड हाई माउंटेन्स। द ग्रेट रिफ्ट वैली with its high mountains and deep lakes is also a part of DRC landscape. तो DRC 9 कंट्रीज से बॉर्डर्ड है, वेस्टर्न यूरोप जितनी बड़ी है। इसके कुछ जो फीचर्स हैं, डेंस रेन फॉरेस्ट है, बड़ी बड़ी रिवर्स हैं। वास्ट रिवर्स का पहला एग्जांपल है कॉन्गो रिवर और इसमें हाई माउंटेन्स है। जो हमारी ग्रेट रिफ्ट वैली है अपने हाई माउंटेन्स और उसमें डीप लेक के साथ, वो भी हमारे डीआरसी का ही पार्ट है। तो जो लार्जेस्ट रिवर है यहाँ की वो है कॉन्गो रिवर। नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेट एंड वेदर। तो कॉन्गो का या डीआरसी का वेदर कैसा होता है? इसका वेदर बहुत ही प्लीजेंट और ट्रॉपिकल वीकेंड से ऐसा होता है। द डीआरसी हैज अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट, हॉट एंड ह्यूमिड ईयर अराउंड. इट एक्सपीरियंसेस अ वेट सीजन विद हेवी रेन एंड अ ड्राई सीजन विद लेस रेन. तो डीआरसी का ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, ट्रॉपिकल यानी कि हॉट एंड ह्यूमिड। ये एक्सपीरियंस करता है वेट सीजन जिसमें बहुत भारी बारिश और वो बहुत भारी बारिश होती है, और ये ड्राई सीजन एक्सपीरियंस करता है जब इसमें बहुत कम रेनफॉल होती है। दिस क्लाइमेट सपोर्ट्स डाइवर्स प्लांट लाइफ इंक्लूडिंग मेनी यूनिक स्पीशीज इन इट्स रेन फॉरेस्ट. द एवरेज टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस to 30 डिग्री सेल्सियस with high humidity levels.
तो ऐसा क्लाइमेट जो है वो बहुत सी प्लांट लाइफ को सपोर्ट करता है और वाइल्ड लाइफ को जो एवरेज टेम्परेचर है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, जिसमें ह्यूमिडिटी लेवल यानी एयर में वाटर बहुत ज्यादा प्रेजेंट रहता है। इन एलिवेटेड एरियाज सच एज रेनियंजोरी माउंटेन्स टेम्परेचर कैन ड्रॉप सिग्निफिकेंटली। तो रेनियंजोरी जैसे माउंटेन्स में टेम्परेचर जो है वो गिर सकता है, ड्रॉप कर सकता है सिग्निफिकेंटली। लर्निंग लूप, the DRC receives abundant rainfall, especially in the equatorial region, where it can exceed 2000 millimeter annually, contributing to its lush rainforest. तो DRC जो है उसमें abundant यानी कि बहुत ज्यादा बारिश होती है, स्पेशली उसके इक्वेटर रीजन में 2000 मिलीमीटर एनुअली बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से इसके लश ग्रीन रेन फॉरेस्ट, बहुत ही सुंदर सुंदर रेन फॉरेस्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी, तो डीआरसी फेमस है अपनी वास्ट वाइल्ड लाइफ के लिए या डाइवर्स वाइल्ड लाइफ के लिए। बहुत सी स्पीशीज यहाँ पे पाई जाती हैं, जैसे कि The DRC rainforests are home to diverse wildlife, including gorillas, chimpanzees, elephants, and leopards. The Congo rivers host many fish species. Conservation efforts aim to protect endangered animals like mountain gorilla and the okapi, the national animal of the DRC. तो DRC जो रेन फॉरेस्ट है वो बहुत सी वहाँ के वाइल्ड लाइफ के लिए, कॉन्गो की वाइल्ड लाइफ के लिए घर है। हमारे बहुत से स्पीशीज जैसे कि गोरिल्लाज, चिंपैंजीज, एलिफेंट्स और लेपर्ड्स यहाँ पे पाए जाते हैं। जो हमारी कॉन्गो रिवर है, जो सबसे लार्जेस्ट रिवर है, वो भी वेराइटी ऑफ फिशेस के लिए एक घर है। यहाँ पे कंजर्वेशन एक्ट लिए गए हैं कुछ इंडेंजर्ड एनिमल्स के लिए, जैसे कि माउंटेन गोरिल्लाज और ओकापी के लिए। ओकापी जो कि हमारा नेशनल एनिमल है डीआरसी का, यानी कि कॉन्गो का। ये हमारी पिक्चर्स दी हुई हैं, गोरिल्ला, दिस पिक्चर इज ऑफ चिंपैंजी एंड दिस इज ओकापी, जो कि नेशनल एनिमल है हमारे डीआरसी का। ओकापी इज द नेशनल एनिमल ऑफ डीआरसी। पीपल एंड कल्चर, अब हमारे जो हार्ट ऑफ अफ्रीका जो हमारी सिटी है कॉन्गो या फिर डीआरसी, उसमें कैसे लोग रहते हैं और कैसा उनका कल्चर है। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो डीआरसी इज होम टू अ डाइवर्स मिक्स ऑफ एथनिक ग्रुप्स, लैंग्वेजेस एंड कल्चर ट्रेडिशंस दैट शेप इट्स वाइब्रेंट आइडेंटिटी। तो जो हमारा डीआरसी है उसमें बहुत से लोग रहते हैं जिनके अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं और अलग अलग कल्चरल ट्रेडिशंस हैं। देखते हैं कैसे कैसे है। तो पहले लैंग्वेजेस, यहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेजेस पाई जाती हैं। द डीआरसी ब्रोड्स ओवर 200 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स विद फ्रेंच सर्विंग एज ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर गवर्नमेंट, एजुकेशन एंड बिजनेस। 4 नेशनल लैंग्वेजेस लिंगाला, स्वाहिली, चिलुबा एंड किंगकोंगो आर वाइडली स्पोकन। तो यहाँ पे 200 लैंग्वेजेस है, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है यहाँ की वो है फ्रेंच, जो कि गवर्नमेंट एजुकेशन और बिजनेस वगैरह में काम आती है। यहाँ की 4 मेन लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि किंगकोंगो, सुहाली, लिंगाला और शिलुबा। ये 4 मेन लैंग्वेजेस है यहाँ की। नेक्स्ट फीचर है हमारा एथनिक डाइवर्सिटी। यहाँ की डाइवर्सिटी कैसी है, तो न्यूमरस एथनिक ग्रुप्स इंक्लूडिंग द लूबा, मोंगो एंड बकोंगो ईच कॉन्ट्रीब्यूट्स डिस्टिंक्ट ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स टू द नेचर कल्चरल फैब्रिक। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के एथनिक ग्रुप्स हैं, जिसमें लूबा, मोंगो और बकोंगो भी आते हैं, जिनके अलग अलग ट्रेडिशंस और कस्टम्स हैं। नेक्स्ट है हमारा म्यूजिक एंड डांस। कॉन्गो का म्यूजिक और डांस कैसा होता है। द कंट्री इज रिनाउंड फॉर इट्स लाइवली म्यूजिक सीन इंक्लूडिंग सुकोन्स एंड रुम्बा विच आर सेलिब्रेटेड बोथ लोकली एंड इंटरनेशनली। तो ये सिटी अपने लाइवली म्यूजिक सीन के लिए बहुत ही जानी जाती है, जिसमें कि सुकोन्स और रुम्बा जैसे म्यूजिक होते हैं जो कि लोकली और इंटरनेशनली सेलिब्रेट किए जाते हैं। डांस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सोशल गैदरिंग्स एंड सेरेमनीज। तो यहाँ पे जो भी सोशल गैदरिंग्स या सेरेमनीज होती है उसका मेन रोल जो है, इंपॉर्टेंट रोल, वो डांस ही प्ले करता है। हमारा नेक्स्ट फीचर है क्लोथिंग। तो यहाँ पे लोग कपड़े किस तरीके के पहनते हैं। ट्रेडिशनल अटायर इज कलरफुल एंड ऑफन अडॉर्न्ड विद इंट्रिकेट पैटर्न्स। तो यहाँ का जो ट्रेडिशनल अटायर है वो बहुत ही कलरफुल यानी रंग बिरंगा होता है और उस पे कुछ इंट्रिकेट पैटर्न्स भी होते हैं। द पंगे अ पॉपुलर फैब्रिक। यहाँ का जो पॉपुलर फैब्रिक है वो है पंगे, इज वॉर्न इन वेरियस स्टाइल्स बाय मेन एंड वुमेन। उसे मेन और वुमेन दोनों पहनते हैं अलग अलग स्टाइल्स में। हमारा नेक्स्ट फीचर है क्यूजीन। क्यूजीन यानी किस तरीके का लोग यहाँ खाना खाना
पसंद करते हैं। लोकल डिशेस फीचर्स स्टेपल इंग्रेडिएंट्स लाइक कसावा, प्लैनेटेन, मेज एंड फिश। कुछ यहाँ के कुछ इंग्रेडिएंट्स जैसे कि कसावा, मेज, फिश, ये सब यहाँ के मेजर फूड है जो खाए जाते हैं। पॉपुलर मीन्स है फूफू, a starchy side and मावा, अ पीनट बेस्ड स्ट्यू। तो कुछ पॉपुलर जो फूड है वो है फूफू, स्टार्ची साइड, अ पीनट्स बेस्ड स्ट्यू। ये यहाँ के कुछ पॉपुलर फूड्स हैं विच आर लव्ड बाय द पीपल लिविंग इन कॉन्गो। फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन, कौन कौन से त्योहार यहाँ पे मनाए जाते हैं? कल्चरल इवेंट्स ऑनर हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस, नेशनल प्राइड एंड रिलीजियस बिलीव विद लाइवली परफॉर्मेंस, म्यूजिक एंड स्टोरी टेलिंग। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस, नेशनल प्राइड, रीजनल बिलीव्स, ये सब म्यूजिक और स्टोरी टेलिंग के साथ मनाए जाते हैं। The fusion of tradition and modern influences continues to shape the DRC evolving cultural landscape, making it a dynamic and deeply rotated society. तो यहाँ पे जो पुराना ट्रेडिशन है और जो मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस है वो इसे एक डायनेमिक और डीपली रोटेटेड सोसाइटी बना रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ डीआरसी। हिस्ट्री ऑफ डीआरसी, हमारा डीआरसी की हिस्ट्री क्या है, यानी कि पहले डीआरसी कैसा था, कौन उस पर रूल करता था, उसका किंगडम कैसा था या उसका कॉलोनियल एरिया कैसा था, वो सब हम इस टॉपिक में देखेंगे। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो डीआरसी हैज अ रिच एंड कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री शेप्ड बाय पावरफुल एंशिएंट किंगडम्स एंड फॉरेन रूल। तो जो हमारे जो डीआरसी है उसकी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही उलझी हुई थी हिस्ट्री थी, जिसको हमारे पुराने राजाओं ने, पुराने किंगडम्स और फॉरेन रूल ने मिलकर के बनाया था, शेप किया था। एंशिएंट किंगडम्स की बात करते हैं। द कॉन्गो एम्पायर अलॉन्ग विद अदर रीजनल स्टेट्स फ्लरिश्ड बिफोर यूरोपियन कॉलोनाइजेशन, शोकेसिंग एडवांस्ड गवर्नेंस एंड ट्रेड नेटवर्क्स। तो जो हमारे कॉन्गो एम्पायर थे अपने कुछ रिलीजनल स्टेट्स के साथ, जो कि यूरोपियन कॉलोनाइजेशन से पहले आए थे, उन्होंने कुछ एडवांस गवर्नेंस इसमें दिखाई और ट्रेड नेटवर्क्स भी यहाँ पे चलाए। कॉलोनियल एरिया, बेल्जियम टुक कंट्रोल इन द लेट 19th सेंचुरी एंड अंडर किंग लेपर्ड II। तो जो हमारे बेल्जियम थे उन्होंने इस कंट्री पे, कॉन्गो पे कंट्रोल किया लेट 19th सेंचुरी में, अंडर कौन से राजा के नीचे? किंग लेपर्ड II के नीचे। द कॉन्गोलीज पीपल एंडर्ड एक्सप्लॉयटेशन, फोर्स्ड लेबर एंड विस्पर्ड सफरिंग। जो कॉन्गो के लोग थे उनसे लेबर कराया गया, फोर्स्ड लेबर यानी कि उनसे मजदूरी कराई गई उन्हें फोर्स करके, और उन्होंने बहुत सी सफरिंग यहाँ पे करी, बहुत सफर किया उन्होंने इन राजाओं के नीचे। लर्निंग लूम, तो दैट्स ऑल द हिस्ट्री ऑफ डीआरसी। नाउ लर्निंग लूम, the Congo Empire 14th to 19th century was one of the most powerful African kingdoms known for its advanced governance and trade networks with Portuguese explorer। तो कॉन्गो एम्पायर जो कि 14 से 19वीं सेंचुरी तक रहे, वो सबसे पावरफुल अफ्रीकन गवर्नेंस है जिन्हें उनकी एडवांस गवर्नेंस और ट्रेड नेटवर्क्स के लिए जाना जाता है। और उनके जो ट्रेड नेटवर्क थे वो किसके साथ थे? पोर्टुगीज एक्सप्लोरर के साथ। अब हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस की, कि इन्हें इंडिपेंडेंस कब मिली, कब ये जो कॉन्गो है वो सोवरेन कॉन्गो बनी। Gaining sovereignty in 1960 brought hope, but political instability and leadership struggles led to turbulence, including the assassination of Prime Minister Patrice Lumumba। तो इन्होंने इंडिपेंडेंस, जो इन्हें आज़ादी मिली 1960 में, वो कुछ आशा लाई, कुछ होप लाई, लेकिन जो उनकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी और जो उनकी लीडरशिप थी, यानी जो उनको लीड करता था, उसकी वजह से कुछ टर्बुलेंस आया, जिसकी वजह से इंक्लूडिंग द, जिसमें कौन थे, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर, जिसमें इनके प्राइम मिनिस्टर पैट्रिस ल्यूमुम्बा थे। तो इन्हें इंडिपेंडेंस मिल गई थी, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने सफर किया पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। पोस्ट इंडिपेंडेंस चैलेंजेस, यानी आज़ादी के बाद, जब इन्हें आज़ादी मिल गई थी तो उसके बाद भी इन्होंने कुछ चैलेंजेस फेस किए। डिक्टेटरशिप, इकोनॉमिक हार्डशिप्स एंड प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट्स shaped the decades following independence, with war significantly affecting the national stability। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट चैलेंजेस, यानी कि जब इन्हें आज़ादी मिल गई थी तब भी इन्होंने बहुत से चैलेंजेस फेस किए, जैसे डिक्टेटरशिप, इन्हें इकोनॉमिक हार्डशिप यानी पैसों से तंगी, और कुछ बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स यानी लड़ाई, जैसे कोई एक पर्सन कुछ और कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, तो उसकी वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें इन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद भी वहाँ के लोगों ने सफ़र की। टुवर्ड्स द ब्राइटर
future. Despite its difficult past, the DRC continues to work towards development, democracy, and economic progress, supported by its resilient population and global partnerships. तो इतनी सफरिंग्स के बाद भी, इतनी डिफिकल्ट पास्ट के भी डीआरसी ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी कंट्री को उन्होंने अपनी कंट्री के डेवलपमेंट में, डेमोक्रेसी में और इकोनॉमिक प्रोसेस में बहुत ज्यादा स्टेप्स लिए और उसकी किसने, जो भी वहां की पॉपुलाइजेशन और ग्लोबल पार्टनरशिप थी और उन्होंने एक ब्राइटर फ्यूचर बनाया. द कंट्रीज जर्नी रिफ्लेक्ट्स बोथ स्ट्रगल्स एंड स्ट्रेंथ एंड विद ऑनगोइंग एफर्ट्स इट सीक्स अ फ्यूचर ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी. तो जो कॉन्गो जैसी कंट्री है उसमें हमने बहुत सी स्ट्रगल्स देखे, बहुत सी हार्डशिप्स देखी और उनकी स्ट्रेंथ देखी कि कैसे उन्होंने अपना फ्यूचर इतनी हार्डशिप्स के बाद भी एक साथ रह करके उन्होंने अपना एक ब्राइट फ्यूचर बना लिया. नेक्स्ट है हमारी नेचुरल रिसोर्सेज. अब यहाँ पे कौन कौन सी, इट इज फेमस फॉर इट्स वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज. तो कौन कौन सी नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे पाई जाती हैं? लेट्स रीड इट. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो possess vast natural wealth, making it one of the most resource rich country in the world. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो जो है वो इंडिया की मोस्ट रिसोर्स रिच कंट्री है पूरे वर्ल्ड की, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी तरीके की रिसोर्सेज पाई जाती हैं. पहले रिसोर्स है मिनरल्स. द कंट्री इज होम टू एक्सटेंसिव डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, कोबाल्ट, गोल्ड एंड डायमंड्स विच आर क्रूशियल टू ग्लोबल इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग. तो यहाँ पे बहुत से मिनरल्स जैसे कि गोल्ड, कॉपर, कोबाल्ट जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि ग्लोबल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत जरूरी है, जो कि इसे रिसोर्स रिच कंट्री बना रही है. नेक्स्ट, फॉरेस्ट. द डेंस रेन फॉरेस्ट ऑफ द DRC सर्व एज द वाइटल carbon sink, help regulate global climate and support a rich variety of wildlife including endangered species. तो यहाँ के बहुत डेंस फॉरेस्ट है क्योंकि यहाँ बारिश बहुत होती है, इसलिए बहुत सी वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करती है और कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्प्शन में भी बहुत ज्यादा मदद करती है. वाटर रिसोर्सेज. द कॉन्गो रिवर, Africa's second largest river, provides fresh water, hydroelectricity potential and means of transport for trade and daily life. तो कॉन्गो रिवर जो कि अफ्रीका की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है, ये हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में और हमारे ट्रांसपोर्ट में मदद करती है और ये हमें फ्रेश वाटर जो कि ड्रिंकिंग के लिए और अदर पर्पसेस के लिए चाहिए वो भी प्रोवाइड कराती है. एग्रीकल्चर. फर्टाइल लैंड्स अलाउ फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स सच एज कॉफी, पाम ऑयल एंड कसावा, contributing to food security and economic growth. तो यहाँ की लैंड हैवी रेनफॉल की वजह से यहाँ की फर्टाइल लैंड है जो कि बहुत सी क्रॉप्स जैसे कि कसावा, कॉफी, पाम ऑयल जैसी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छी है और ये फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ में सपोर्ट कर रही है हमारी ये कंट्री. सस्टेनेबल डेवलपमेंट. द DRC aims to harness these resources responsibility, focusing on reducing environmental degradation, preventing illegal exploitation and ensuring equitable distribution for national progress. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि ये जो कॉन्गो है हमारी कंट्री, ये बहुत रिसोर्सेज को अपने बचा रही है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से, इलीगल एक्सप्लॉयटेशन जो हो रही है उससे भी लोगों को कुछ स्टेप्स इन्होंने लिया है जिससे इन्वायरमेंटली एक्सप्लोड ना हो और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो सेफ, क्लीन और सिक्योर रहे. ये हमारी कुछ पिक्चर्स है. कॉन्गो रिवर, अफ्रीका की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर, मिनरल माइन और वर्कर्स प्लानिंग फॉर गोल्ड. इस तरीके से मिनरल्स यहाँ पे अफ्रीका में माइन करे जाते हैं. ये है कसावा जो कि केवल यहीं पे ग्रो करा जाता है. कहाँ पे? DRC में और वी कैन से कॉन्गो में. विद इफेक्टिव पॉलिसीज एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ दीज नेचुरल एसेट्स कुड सिग्निफिकेंटली बूस्ट द कंट्रीज डेवलपमेंट व्हाइल प्रिजर्विंग इट्स इकोलॉजिकल बैलेंस. तो बहुत सी इफेक्टिव पॉलिसीज के साथ और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ यहाँ की वाइल्ड लाइफ को बहुत ज्यादा, यहाँ की नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट किया गया है जो कि कंट्री का, जो कि अफ्रीका जैसी कंट्री का डेवलपमेंट करा रहा है और इसके इकोलॉजिकल बैलेंस को भी मेंटेन कर रहा है. मूविंग टू द नेक्स्ट हेडिंग, चैलेंजेस फेसिंग द DRC. तो कौन कौन से चैलेंजेस DRC फेस कर रहे हैं? लेट्स रीड इट. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो DRC फेसेस सेवरल प्रेसिंग चैलेंजेस बट एफर्ट्स टू ओवरकम देम कंटिन्यू. तो यहाँ के लोग बहुत से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, लेकिन कौन कौन से चैलेंजेस हैं? पहला है पोवर्टी. अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन स्ट्रगल्स विद inadequate access to basic necessities including food, clean water and housing. तो
एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है यहाँ का डीआरसी का, जहां पे लोग फूड के लिए, क्लीन वाटर और हाउसिंग के लिए सफर कर रहे हैं. दे आर सफरिंग टू पोवर्टी. Diseases, malaria, tuberculosis and malnutrition remains widespread, affecting millions and straining the healthcare system. तो यहाँ पे कुछ मेन डिसीजेज हैं जैसे कि मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस और malnutrition, जिनसे लोग सफर कर रहे हैं. कॉन्फ्लिक्ट, prolonged civil wars and regional disputes have led to displacement, instability and economic hardships. बहुत लंबे समय तक जो यहाँ पे सिविल वॉर्स हुए हैं, जो यहाँ पे डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े हुए हैं, उसकी वजह से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ गए हैं, इनस्टेबिलिटी आ गई है, यानी कि लोग एक जगह पे स्टेबिलिटी से रह नहीं पा रहे और इकोनॉमिक हार्डशिप भी बढ़ गई हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स एंड अनरिलायबल इलेक्ट्रिसिटी हैम्पर डेवलपमेंट एंड डेली लाइफ. यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ही पुअर है, यानी बहुत ही खराब है, और यहाँ के इलेक्ट्रिसिटी हैम्पर जो है वो भी अनरिलायबल है, हम उस पर रिलाय नहीं कर सकते. इन्वायरमेंटल इश्यूज, डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन एंड इलीगल माइनिंग थ्रेटन नेचुरल रिसोर्सेज एंड बायोडाइवर्सिटी. तो जो हमारी कुछ एक्टिविटीज हैं जैसे डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, इलीगल माइनिंग, ये हमारी नेचुरल रिसोर्सेज और बायोडाइवर्सिटी को खराब कर रही हैं. डिस्पाइट दीज डिफिकल्टीज, द रीसाइलेंस ऑफ द कोंगोलीज पीपल along with international partnerships and sustainable policies offers hope for a more sustainable and prosperous future. तो इन डिफिकल्टीज के बाद भी कोंगोलीज पीपल जो है वो अपने इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स के साथ और कुछ अच्छी पॉलिसीज के साथ आशा कर रहे हैं कि उनकी जो कंट्री है वो और डेवलप्ड रहेगी और स्टेबल बनेगी. Learning loop, frequent leadership transitions and governance issues have contributed to uncertainty affecting policy making and national progress. तो जो frequent leadership के transitions हैं और governance issues हैं उसने contribute किया है, जिसकी वजह से अनसर्टिनिटी हो रही है, हमारी पॉलिसी मेकिंग और नेशनल प्रोग्रेस को भी अफेक्ट कर रही है. नाउ इट्स द टाइम ऑफ थिंकिंग कैप टाइम. हु एम आई? थिंक एन आंसर. आई एम अ रिवर लॉन्ग एंड वाइड, boast and fish on me do guide. The Congo's lands I twist and bend, to the Atlantic I reach the end. Who am I? तो कौन सी रिवर है? Think of it student. मैंने आपको एक्सप्लेन करा है इसी चैप्टर में. The name of the river is Congo River. Remaining question you can do it yourself. I'll मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर. तो डीआरसी में हमने देखा लोग बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस के बाद भी पोवर्टी से सफर कर रहे हैं और भी इंस्टेबिलिटी हो रही है वहां पे, और भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं. तो यहाँ की एजुकेशन और हेल्थ कैसी है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे. द डीआरसी गवर्नमेंट इज improving access to education and healthcare. Children learn essential subjects and about their country's history. Schools are being built in remote areas and teacher training programs are expanding to ensure quality education for all. Healthcare initiatives including vaccination program are crucial for country's development. Efforts to combat malnutrition and improve maternal healthcare are also gaining momentum, helping communities lead to healthier lives. Additionally, partnerships with international organizations are strengthening healthcare infrastructure and ensuring vital medical support. तो डीआरसी की गवर्नमेंट एजुकेशन और हेल्थ दोनों को ही इंप्रूव कर रही है. बेसिक एजुकेशन के लिए उसने कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह खोले हैं डीआरसी की गवर्नमेंट में, और डीआरसी की गवर्नमेंट रेगुलरली कुछ प्रोग्राम्स चला रहे हैं, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स और टीचर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चला रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाई जाए. मेल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे हेल्थ केयर सेंटर्स और बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं डीआरसी के गवर्नमेंट, जिससे हेल्थ केयर और एजुकेशन इंप्रूव हो रहा है. द फ्यूचर ऑफ द डीआरसी. अब हमने उसके पास्ट के बारे में पढ़ा, हमने उसकी सफरिंग्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कि डीआरसी का फ्यूचर कैसा होगा, यानी आने वाला कल कैसा होगा. The DRC futures hold promise with its abundant resources and resilient people. Efforts to improve education, health care and environmental protection along with sustainable resource use can lead to a prosperous and peaceful nation. Strengthening democratic institutions and promoting social unity will further contribute to stability and long-term process.
Additionally, investment in modern infrastructure and technological advancements can enhance economic growth and improve the quality of life for citizens. तो DRC का जो फ्यूचर है वो एक प्रॉमिस होल्ड करता है कि वो अपनी अबंडेंस यानी कि लगातार हमेशा स्टॉक में रहने वाली रिसोर्सेज और रीसाइलेंट पीपल का ध्यान रखेगा। वो कुछ एजुकेशन, हेल्थ केयर और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ उसके लिए कुछ एक्ट रहेगा। अगर लोग जो है वो यूनाइटेड, एकता के साथ रहें और इन चीजों पे काम करें तो इसका डेवलपमेंट जो है, इसका जो फ्यूचर है वो बहुत ही सस्टेनेबल हो सकता है। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ सिटीजन्स की लाइफ इंप्रूव हो सकती है। I hope students the topics which I have explained in this chapter you have understood it well. We'll begin with the word proud. First word is abundant, a lot of something or plenty. कोई भी चीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है तो हम उसे abundant बोलते हैं। Resilient, strong and able to keep going even when things are hard. तो कोई चीज strong, कोई चीज बहुत ज्यादा strong है और वो कुछ कर रही है जबकि उसका हार्ड टाइम चल रहा है। एथनिक ग्रुप्स ऑफ पीपल विद द सेम कल्चर, लैंग्वेज और बैकग्राउंड, ऐसा ग्रुप, लोगों का ऐसा ग्रुप जिनका कल्चर, बैकग्राउंड और लैंग्वेज सेम है उसे हम एथनिक ग्रुप बोलते हैं। कॉलोनाइजेशन, व्हेन वन कंट्री टेक कंट्रोल ऑफ अदर लैंड, जब एक कंट्री दूसरी लैंड का कंट्रोल लेती है तब हम उस प्रोसेस को कॉलोनाइजेशन बोलते हैं। सोवरेनिटी, फ्रीडम फॉर अ कंट्री टू मेक इट्स ओन रूल्स एंड डिसीजंस, जब कोई कंट्री फ्री हो जाती है और अपने खुद के डिसीजंस और रूल्स बना सकती है तब उसे सोवरेनिटी बोलते हैं। डिक्टेटरशिप, अ टाइप ऑफ रूल व्हेन वन पर्सन हैज ऑल द पावर, डिक्टेटरशिप एक ऐसा रूल है जहां पे एक पर्सन के पास पूरी कंट्री की पावर होती है। कॉन्फ्लिक्ट, फाइट्स और वार्स बिटवीन ग्रुप्स ऑफ पीपल, एक ग्रुप्स ऑफ पीपल्स के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े हैं उन्हें हम कॉन्फ्लिक्ट्स बोलते हैं। नाउ वी विल बिगिन विद द फ्लैशबैक ऑफ द चैप्टर। So students, what all we have learned in this chapter, let's summarize it together. We have studied about Congo, the city of Africa. Congo or DRC is the same thing. The DRC, Democratic Republic of the Congo or Congo, is the largest, is a large city of Africa. वो हमारी large country है। Congo is the large country of Africa. Congo और DRC is surrounded by 9 other countries. 9 countries से ये surrounded है। Congo River is the second largest river in Africa. Congo River हमारी अफ्रीका की second largest river है। Congo is known as heart of Africa. Congo country is known as heart of Africa because of its vast natural resources and diverse wildlife. Congo area known for its fertile land is good for growing crops like cassava, palm oil, coffee, etc. Congo holds the future promise for its resilient people and abundant resources. The government of Congo is taking steps towards education and हेल्थ केयर। और हमने कुछ चैलेंजेस पढ़े थे जो कि कॉन्गो के लोग फेस करते हैं, जैसे कि पोवर्टी, नेचुरल रिसोर्सेज, अनस्टेबिलिटी जैसे चेंजेस जो कि कॉन्गीज पीपल सफर करते हैं। So students, that's all we have covered in this chapter. We will meet in our next class with some new chapters. Till the time, keep learning and keep doing great. Bye bye students.